Hello learners and very warm welcome to the channel। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक लीडिंग केस लॉ की जिसका नाम है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट। ये जो केस लॉज हम पढ़ रहे हैं इसके पहले हमने शंकरी प्रसाद के वाद के संबंध में बात की थी जिसका वीडियो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये वीडियोस बेसिकली ये केस लॉज जो हैं बेसिकली हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं और वन बाय वन इन केस लॉज के थ्रू हम ये जानेंगे कि कैसे जो भारतीय संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को मूल अधिकार के रूप में जो अधिकार प्रदान किए गए हैं किस प्रकार से भारतीय न्याय व्यवस्था के द्वारा प्रदान किए गए इन अधिकारों को अतिक्रमित करने की बारंबार कोशिश की गई, लेकिन कोई भी अपने इस प्रयास में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। इसी का ये उदाहरण है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का मामला। ये बेसिकली मूल अधिकारों के अतिलंघन से संबंधित है। इसमें याचिकाकर्ता हैं सज्जन सिंह और ये राजस्थान राज्य से मामला उठा। अन्य बहुत सारी याचिकाओं को संयोजित करते हुए ये निर्णय दिया गया। 30 अक्टूबर 1964 में ये निर्णय हुआ। 5 जजेस की बेंच थी। इन 5 जजेस में मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति जस्टिस गजेंद्र गडकर जी, जस्टिस वांचू, जस्टिस हिदायतुल्ला, जस्टिस दयाल रघुवर, जस्टिस मुधोलकर। तो ये 5 जजेस की बेंच थी इस केस लॉ में जिन्होंने इस वाद में निर्णय दिया। अगर हम वाद के तथ्यों की बात करें, भूमिका स्वरूप ये वाद उठा क्यों? तो स्वतंत्रता के पूर्व जो जमींदार थे वो माला माल होते जा रहे थे। उनके पास जमीन का अकूत भंडार था एक तरीके से, और जो किसान थे वो बहुत ही दयनीय दशा में थे। तो सरकार का ये प्रयास था, एक अच्छे उद्देश्य को लेकर के सरकार का ये प्रयास था कि समानता और स्थिरता लाई जाए देश में। इस समानता और स्थिरता लाने के प्रयास में सरकार ने जमींदारों की जमीन को अधिग्रहित करके गरीब किसानों को देना शुरू किया और साथ ही साथ इससे अन्य समाज सुधार के कार्य भी किए जाने लगे। लेकिन किसी की भी जमीन कोई भी ऐसे ही तो ले नहीं सकता है, और उस समय जो संपत्ति संबंधी अधिकार था वो भी एक मूल अधिकार ही था। तो राज्य सरकारें किसी भी जमींदार की जमीन बिना किसी आधार के तो ले नहीं सकती। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण की योजना बनाई। अलग अलग राज्य सरकारें जमींदारी उन्मूलन के लिए अधिनियम लेकर के आई। इसी संबंध में उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार ने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1951 लागू कर दिया। साथ ही साथ जो भूमि सुधार अधिनियम था 1950 का, उस पर भी राष्ट्रपति ने 24 जनवरी 1951 में हस्ताक्षर कर दिए। और इस भूमि सुधार अधिनियम 1950 का परिणाम ये निकला कि जितने भी बिचौलिए थे उनके सारे के सारे शीर्षक समाप्त होने लगे, उनके अधिकार और हित समाप्त होने लगे और बराबरी की बात की जाने लगी। इस वाद में जो संविधान का 17वां संशोधन अधिनियम था 1964 में ये लाया गया था, इसकी वैधता को अलग अलग बहुत सारे आधारों पर चुनौती दी गई थी। और मूल अधिकारों की क्या स्थिति है इस पर भी विचार में प्रश्न आया। इसके पूर्व के बाद शंकरी प्रसाद में जो स्थिति निर्णित की गई थी उसे फिर से विचार में लाने का प्रयास किया गया। आर्टिकल 32 के तहत अलग अलग 6 याचिकाएं जो दायर की गई थी इसी वाद में, उन्हें एक साथ सुना और विचारण में लिया गया था। जो याचिकाकर्ता थे वे 17वें संविधान संशोधन के प्रावधानों से व्यथित थे और इसीलिए
इस संशोधन की वैधता को चुनौती दे रहे थे। अब इसमें ऐसे क्या प्रावधान थे जो याचिकाकर्ता इससे व्यथित थे? इसमें याचिकाकर्ताओं के द्वारा ये कहा गया कि ये संशोधन आर्टिकल 226 जिसके तहत हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दाखिल की जा सकती है, उसके तहत नागरिकों को जो शक्ति प्रदान की गई है उसको प्रभावित करता है, साथ ही अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया का पालन नहीं करता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है शेड्यूल 9 का। शेड्यूल 9 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही विवादास्पद शेड्यूल है। सरकार ने इस शेड्यूल में उन सारे प्रावधानों को एडप्ट करना शुरू कर दिया और ये कहा गया कि इसमें जो भी लॉज हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको किसी भी आधार पर क्लेम नहीं किया जा सकता, दावा नहीं किया जा सकता है कि अवैध है। ये प्रश्न भी फिर से अस्तित्ववान हो गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया भी जा सकता है या नहीं। इस वाद में ये भी तथ्य उठाया गया कि अनुच्छेद 31 ए और बी अवैध हैं क्योंकि ये भूमि से संबंधित है, जो कि राज्य सूची का विषय है। इसका आइटम नंबर भी यहाँ मेंशन किया गया है, आइटम नंबर 18 और शेड्यूल लिस्ट 2। अब ये जो केस लॉ है, ये एक ऐसा केस लॉ है जिसमें निर्णय तक पहुंचने के लिए जो ये 5 जजेस की बेंच बैठी थी, इसने काफी लंबा चौड़ा इंटरप्रिटेशन किया। इस इंटरप्रिटेशन में हर एक इशू को वन बाय वन लेकर के इस पर विचार किया गया और अलग अलग तथ्य सामने रखे गए। जो इस निर्णय की प्रमुख बातें थी वो हम यहाँ पर रख रहे हैं। इस वाद में याचिका पर संविधान पीठ के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री गजेंद्र गडकर की अध्यक्षता में सुनवाई की गई। सबसे इम्पोर्टेंट और नोटेबल पॉइंट ये है, पीठ ने बहुमत से याचिका को अस्वीकार कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि सज्जन सिंह जो थे इस बात को हार गए थे। संविधान पीठ के सदस्य भाग 3 में संसद के द्वारा संशोधन की शक्ति के अंतर्गत विधि के प्रमुख और सारवान प्रश्न पर भी एकमत नहीं थे। इस संबंध में न्यायमूर्ति श्री गजेंद्र गडकर जी ने अपना मत व्यक्त करते हुए ये कहा कि संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मौलिक अधिकार लोकतांत्रिक जीवन के आधार हैं, किंतु ये नहीं कहा जा सकता कि नागरिकों को प्रदत्त अधिकार शाश्वत हैं, अनुलंघनीय है, यानी इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, कि उन्हें संविधान द्वारा संशोधन करके भी नहीं बदला जा सकता। ये बात बिल्कुल नहीं कही जा सकती। यानी जो बेंच थी इस बात पर पूरी तरह से सहमत थी कि कोई भी अधिकार शाश्वत नहीं होता है, समय के साथ साथ आवश्यकता के अनुरूप इसमें संशोधन किया जाना समय की मांग हो सकती है। इस संदर्भ में संविधान निर्माताओं के मन मस्तिष्क में किस प्रकार के विचार आए होंगे, इस पर भी इंटरप्रिटेशन किया गया। ये कहा गया कि विधायिका भी लोगों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का सामना कर सकती है। ऐसा विचार संविधान निर्माताओं के मन मस्तिष्क में जरूर आया होगा, इसलिए जरूरी है कि विधायिका को भी लोगों की समस्याओं का जनहित में निराकरण करने के लिए आवश्यकता अनुसार संशोधन की शक्ति होनी चाहिए। और इसीलिए इन आधारों पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि ये तार्किक नहीं होगा कि भाग 3 में उल्लिखित मौलिक अधिकार सदैव के लिए हैं, अंतिम है और भविष्य के संशोधनों से परे हैं। यह निष्कर्ष निकालना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं होगा। निर्णय स्वरूप इस केस लॉ में ये बात कही गई। सिमिलरली जो और यहाँ पर तथ्य उठाए गए थे उनको भी वन बाय वन इन 5 जजेस की बेंच ने क्लैरिफाई किया। आर्टिकल 368 के संबंध में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये अनुच्छेद मात्र संशोधन की प्रक्रिया नहीं बताता। संशोधन का अर्थ परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन कुछ भी हो सकता है और इस अर्थ में उक्त अनुच्छेद व्यापक अर्थ वाली पदावली लिए हुए है। आर्टिकल 13 के संबंध में ये कहा गया कि
अनुच्छेद 13(2) बिल्कुल भी अवैधानिक नहीं है, बल्कि इसे संविधान की शक्ति से परे पृथक विधि के रूप में देखा जाना चाहिए। और इस वाद में जो शंकरी प्रसाद में निर्णय दिया गया था उसे उचित माना गया और उस वाद की पुनर्समीक्षा को भी नकार दिया गया। तो इस प्रकार इंटरप्रिटेशन के माध्यम से सज्जन सिंह के वाद में उठाए गए सभी तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया गया। सो दिस इज अबाउट द केस लॉ सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। आई होप you like it. Thank you so much.